नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, जो कि आई हैं शिवाजी कॉलेज से। शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, आप सब अच्छे से जानते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, परमानेंट बेसिस पर आपकी इसमें अपॉइंटमेंट होगी। एकेडमिक पे लेवल की बात करें तो 10 है, जिसमें आपकी सैलरी 1,82,400 तक पहुंचेगी या पहुंच सकती है। 7th CPC है। अब लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी 26 अप्रैल 2025 है। ज़्यादा टाइम ये अप्लाई करने के लिए नहीं देते हैं, बट हाँ, लास्ट डेट जरूर एक्सटेंड कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि करें ही करें, बट ज़्यादातर कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद रखिए कि एक्सटेंड हो जाएगी। बट अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है, ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपका लिंक ही है। आगे बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आपकी ये वैकेंसीज आई हैं, किस किस डिपार्टमेंट में है। तो बॉटनी के डिपार्टमेंट में आपकी टोटल एक वैकेंसी है EWS कैटेगरी के अंडर। कॉमर्स में भी एक वैकेंसी है OBC कैटेगरी के लिए। कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है SC कैटेगरी के लिए। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। ज्योग्राफी में 3 वैकेंसी है, और उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक OBC के लिए है, और आपकी एक जो है PWD कैटेगरी के लिए है। ठीक है, हिंदी के डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसी है, 4 में से 3 तो अनरिजर्व के लिए है, एक है OBC के लिए। हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी है, 3 में से एक अनरिजर्व के लिए, 2 OBC के लिए। फिजिक्स में है एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी है, और आपकी उसमें से एक है OBC के लिए और एक PWD कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, पोस्ट हो गई। आप समझ गए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। अब जो भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी हैं, आप अच्छे से जानते हैं रिजर्व कैटेगरी में नहीं भर सकते, बट जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व में भर सकते हैं। बट कंडीशन उसमें एक ये रहती है कि आपको एज ए जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज लिमिट इसमें नहीं होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अब हम वो देख लेते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब जो भी कैंडिडेट आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन से भरने वाले हैं, इन सब्जेक्ट में उन्होंने करी हुई है अपनी क्या पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर जो क्वालिफिकेशन है वो ली हुई है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी A और B में से एक होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपलसरी है इनमें से एक। A वाली की बात करें सबसे पहले, तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास है आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में या लाइट सब्जेक्ट में, और उसमें आपने मिनिमम 55% मार्क्स जो है लिए हैं। ठीक है, मतलब आपने क्या करा है, 55% आप लाए हैं अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री में, और साथ में आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ए में क्या है, MA चाहिए आपको आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में, प्लस नेट चाहिए आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में ही, कंसर्न सब्जेक्ट में या लाइट सब्जेक्ट में, जिसमें आप भरने वाले हैं। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसी में आपका नेट भी होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास B क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। B में क्या है कि आपने PhD डिग्री की है एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और वो फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आता है, और वो किसी भी टाइम की रैंकिंग आपकी चल जाएगी, कभी की भी हो रैंकिंग अगर आपकी है टॉप 500 में आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की, और वो रैंकिंग जारी की है क्वेरीली साइमंड्स ने या द टाइम्स हायर एजुकेशन ने या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी शंघाई। तो अगर इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है और वो टॉप 500 में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट भी। ठीक है, तो अगर हमने PhD डिग्री करी हुई है इस कंडीशन में, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी 55% मार्क्स हैं, उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वालों को, जो कैटेगरी से भरना चाहते हैं उनको। साथ में PhD डिग्री वालों को भी नेट से जो है एग्जाम्पशन मिल जाता है, बट उसमें कुछ ये कंडीशन जरूर देते हैं आपके लिए। तो हम देखते हैं कि कौन सी वो कंडीशन है जिसमें आप विदाउट नेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने PhD डिग्री करी हुई है। अब यहाँ पर आप लाइन पढ़िए, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट शैल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि दैट कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2009 और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2016 एंड देयर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस में बी शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी या कॉलेज। समझे आप, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कह रहा है कि नेट तो वैसे आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है ही अपॉइंटमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, बट आपको इसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी, मतलब आप बिना नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने PhD डिग्री अपनी की है आपने UGC रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग या फिर UGC रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग, और जो भी इसमें अमेंडमेंट हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपकी इसमें कंडीशन उन्होंने दी है, और आगे भी प्रोवाइडेड यानी शर्त रखी है उन्होंने कि द अवार्ड ऑफ डिग्री टू कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द MPhil PhD प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11 2009 शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाय लॉज रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अवार्डिंग द डिग्री। तो ये कह रहा है कि जिन भी कैंडिडेट ने 11 जुलाई 2009 से पहले PhD या MPhil के लिए रजिस्टर्ड करा हुआ है डिग्री के लिए, तो वो जो आपकी डिग्री है वो गवर्न होनी चाहिए उस वक्त के लॉ के अकॉर्डिंग, बाय लॉज के अकॉर्डिंग या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑल सच PhD कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज इज सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो नेट आपका इसमें एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आपने PhD डिग्री करी है अपनी और रेगुलर मोड से करी है। ठीक है, PhD थीसिस जो है वो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स द्वारा अवार्ड की गई हो, और एन ओपन PhD वाइवा वर्स आपका हुआ हो। ठीक है, समझे आप, ये आपकी कंडीशन नेसेसरी है। अगर आपने ये फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे भी है कंडीशन, अब आगे बढ़ते हैं। तो द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, 2 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हों आपके PhD वर्क के, जिसमें से एक रेफरेड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, 2 जो है आपके पेपर हैं वो जो है प्रेजेंट हों
आपके पीएचडी वर्क के बेस पर वो कॉन्फ्रेंस में हो या सेमिनार में या स्पॉन्सर्ड हो, फंडेड सपोर्टेड हो यूजीसी, आईसीएसएसआर या सीएसआई या कोई सिमिलर एजेंसी द्वारा। ठीक है, तो 2 पेपर आपके प्रेजेंटेड होने चाहिए कॉन्फ्रेंस से सेमिनार्स में और फंडेड होने चाहिए, स्पॉन्सर्ड या फिर सपोर्टेड होने चाहिए यूजीसी, आईसीएसएसआर या सीएसआई या सिमिलर एजेंसी द्वारा। ठीक है, तो द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। तो ये जो आपकी कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए रजिस्ट्रार द्वारा या फिर आपके डीन द्वारा। ठीक है, आपके डीन द्वारा मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है डीन द्वारा। ये आपकी कुछ कंडीशन है जो आपको एग्जाम्प्ट करती है नेट से। द क्लियरिंग ऑफ नेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट इन सच डिसिप्लिन फॉर विच नेट हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड। तो जिस सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता ऑब्वियसली उसमें नेट जरूरी नहीं है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज वालों को जो भी भरना चाहते हैं अपने कैटेगरीज के अंडर। अब बढ़ते हैं और आगे और जानते हैं कि इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ सुना होगा एपीआई स्कोर के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपके जो अकेडमिक्स में आपने जैसा परफॉर्म किया है उसको नंबरिंग ये देते हैं, किसके 100 पॉइंट के स्केल पर आपको नंबर देते हैं। और ये जो स्कोर है पूरा ये टेबल इन्होंने दी हुई है कि कितने परसेंट पर कितने नंबर आपको मिलेंगे, कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और उस बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, इसके बेस पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ग्रेजुएशन की बात करते हैं सबसे पहले, जो अकेडमिक रिकॉर्ड है उनमें। तो ग्रेजुएशन आपने की है और उसमें आपके 80% या उससे अबव है तो उस कंडीशन में आपको 21 पॉइंट्स या मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रेजुएशन में ही अगर आपके 60 से 80% के बीच में है तो 19 पॉइंट मिल जाएंगे, और 55 से लेकर 60% के बीच में है तो 16 पॉइंट मिल जाएंगे, और 45 से लेकर 55% के बीच में है तो 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 80% से ऊपर है या 80% ही है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 60 से 80% है तो 23 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के अंडर भर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर भर रहे हैं फॉर्म अपना, तो जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपके 55% से लेकर 60% के बीच में है तो आपके 20 मार्क्स पक्के हैं। और अगर आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी में है तो 50 से 60% के बीच वाले कैंडिडेट को 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एमफिल की बात करें तो 60 या उससे अबव वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, और 55 से लेकर 60% वालों को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। PhD की बात करते हैं तो 25 मिलेंगे। नेट करा हुआ है JRF के साथ तो 10 मार्क्स मिलेंगे, नेट की है सिर्फ तो 8 मार्क्स मिलेंगे। अब रिसर्च पब्लिकेशन के भी आपको इसमें नंबर मिलते हैं जिसमें मैक्सिमम 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं या 6 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। 2 मार्क रहेगा या पॉइंट रहेगा आपका एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपने 3 रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं तो टोटल आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। ठीक, अब टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस अगर आपने लिया हुआ है जिसमें ईयर वाइज आपको मार्क मिलेंगे, 1 साल के लिए आपने टीचिंग करी है या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस लिया है तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, और 5 साल तक किया है तो टोटल 10 मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको इसके लिए 10 मिल सकते हैं। 5 साल तक आपने किया है तो टोटल 10 मिल जाएंगे। अवार्ड्स पर आते हैं, अवार्ड्स के लिए भी आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर आपको अवार्ड मिला है, और अवार्ड आपको दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल की बॉडी होती है उनके द्वारा अवार्ड दिया गया है तो टोटल आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेट लेवल पर आए तो अवार्ड दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये आपका जो है बहुत ही आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे ये चीज़ कि एपीआई स्कोर आपका क्या है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो सकता है या नहीं। तो आप जो अगर आपके मार्क्स कम भी बन रहे हैं ना तब भी आप जो है निराश मत होइएगा, आप फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि किस्मत का पता नहीं होता कि वो आपके फॉर्म से किस बात पर इंप्रेस हो जाए और आपको शॉर्टलिस्ट कर लें फॉर्म में इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप भरिए जरूर चाहे आपका कितना भी मार्क्स बन रहे हो, क्योंकि भरने के लिए तो आप एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी है तो आप आराम से एलिजिबल रहने वाले हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे और मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है कि कैसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ये कमेटी है कि शॉर्ट लिस्टिंग जो आपकी होगी, स्क्रीनिंग जो होगी फॉर्म्स की, उसमें कौन कौन बैठेगा और आपके इंटरव्यू में भी कौन कौन बैठने वाला है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल वगैरह हैं वो बैठे हैं कॉलेज के, 2 टीचर्स हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट में, जो भी नॉमिनेट है वो प्रिंसिपल द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना, चाहे कोई भी बैठा हो सामने, इंप्रेस करना हमारा मोटो होना चाहिए और सिलेक्शन डेफिनेटली हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इसमें, नोटिफिकेशन भी अब एंड होने पर ही आ गया है। अगर आपके पास कोई डाउट है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी देखिए दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, ठीक है, टेक्निकल इशू आता है, कुछ भी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज की ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर आप मेल करिए। ठीक है, इस पर आप मेल कर दीजिए और आपका सोल्यूशन ये दे देंगे मेरे ख्याल से, तो पता नहीं बाकी देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी उसमें ये अवॉइड कर देते हैं, बट अगर इन्होंने ईमेल आईडी दिया है तो डेफिनेटली शायद ही आपको कर ही देंगे हेल्प। ठीक है, तो अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी परेशानी है, मुझसे कमेंट द्वारा पूछिए। कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है दिमाग में, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।